गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ क्लास 10th के बच्चे जो इस साल बोर्ड देने वाले हैं, यानी 2021 में जो बच्चे 10th क्लास के बोर्ड देने वाले हैं उनके लिए एक इंटरेक्टिव सेशन लाया हूँ, जहाँ पे मैं आपके सिलेबस के बारे में बात करूँगा और सिलेबस के साथ ही बताऊँगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पे आपको ज़्यादा फोकस करना है और सीबीएसई ने कौन कौन से टॉपिक्स इस बार क्या कर दिए हैं, हटा दिए हैं। तो उन पे बात करेंगे हम टॉपिक वाइज और वेटेज देखेंगे सब्जेक्ट का कि हर एक चैप्टर का कितना वेटेज है और कितने लेक्चर्स आपको उसमें देने हैं ताकि आप मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर कर सकें। ठीक, सिलेबस तो मेरे को लगता है इस टाइम तक 10th के सभी बच्चों को लगभग पता लग गया होगा क्या सिलेबस है, वेटेज भी लगभग पता होगा। ठीक, फिर भी एक इंटरेक्टिव सेशन देते हैं आपको जहां बताते हैं कौन कौन सा टॉपिक पे आपको फोकस करना है और कौन कौन सा टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट कर चुके हैं सीबीएसई वाले। ठीक, तो देखा जाए तो मोटे मोटे 7 यूनिट है आपके क्लास 10th में, है ना। चैप्टर भले ही आपके 15 होंगे बट यूनिट्स क्या है, यूनिट्स तो 7 है। जैसे कि पहला है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के अंदर आपका एक ही चैप्टर आता है जो आता है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम खुद नंबर सिस्टम ही है। तो नंबर सिस्टम का वेटेज यहाँ पे कितना है, 6 नंबर्स का है। तो 6 नंबर्स मतलब कि गिने चुने क्वेश्चंस हैं इसमें जो हर बार हर साल बोर्ड के पेपर में देखे जाते हैं, जैसे कि प्रूफ √2 इज अ इरेशनल नंबर। इस टाइप के टॉपिक क्या हैं, हर साल देखने को मिलते हैं। सेकंड पार्ट है आपका अलजेब्रा। अलजेब्रा के अंदर आपके 4 चैप्टर आते हैं, पॉलिनोमियल्स, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इन 4 चैप्टरों का वेटेज लगभग 20 नंबर्स है। इसके अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं। ठीक, तो बारी बारी उन चैप्टर्स के बारे में भी बात करेंगे और बात करेंगे कि किन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। तीसरा है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको पता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नाम का खुद चैप्टर है जहाँ पे आपने डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला ये सब पढ़ा है। उस चैप्टर का वेटेज कितना है आपका, 6 मार्क्स का है। ठीक, एरिया ऑफ ट्राइंगल मेरे ख्याल से हटा दिया है सीबीएसई ने, है ना। हम बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या पढ़ने की आपको ज़रूरत है। ठीक, फिर आता है आपका ज्योमेट्री का पार्ट। ज्योमेट्री का पार्ट यानी कि आपका ट्राइंगल्स, जिसमें सिमिलैरिटी के बारे में बात किया है। ठीक, इस टॉपिक का वेटेज है कितना, 15 और एक दो चैप्टर और है इस ज्योमेट्री में इंक्लूड। इसका वेटेज आपका 15 मार्क्स का है। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में आपके 2 चैप्टर आपको पता है, एक सम बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और दूसरा जो पहला है आपका सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, है ना। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपने अभी तक पढ़ी नहीं है, केवल क्लास 10th में आके आपने स्टार्ट की है। तो इसका वेटेज कितना है आपका, 12 मार्क्स का है। 12 मार्क्स में होता यह है अमूमन कि जो 6 मार्क्स का क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से आता है और जो बेसिक्स कंसेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री के वहाँ से बाकी बचे हुए 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। फिर आ जाते हैं बात मेंसुरेशन पे। मेंसुरेशन आपको पता है जहाँ पे आपको कैलकुलेशन ज़्यादा करनी होती है, उस टॉपिक को मेंसुरेशन कहते हैं मैथमेटिक्स में। इसमें आपका सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर है जो वो, है ना। सरफेस एरिया वॉल्यूम में से भी जो लास्ट में वो है केस है जो फ्रस्टम ऑफ कोन है वो क्या है, हटा चुका है सीबीएसई। और एक चैप्टर और है इसमें एरिया रिलेटेड टू सर्कल, वहाँ भी आपको कैलकुलेशंस करनी होती है, तो उस चैप्टर भी मेंसुरेशन के अंदर ही आता है। और 7वीं और आखिरी यूनिट है आपकी स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी, जो दोनों अपने आप में ही एक चैप्टर है, एक स्टैटिस्टिक्स है, एक प्रोबेबिलिटी है। तो बात करते हैं इनको बारी बारी और क्या क्या इस चैप्टर्स में आपको पढ़ना है। तो सबसे पहले आ जाते हैं नंबर सिस्टम पे। नंबर सिस्टम में आपका चैप्टर नंबर 1 है क्या, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के बारे में देख रही है, 6 मार्क्स का वेटेज है इसका। अगर 6 मार्क्स के वेटेज की बात करूं तो ये क्वेश्चन आपको अमूमन हर साल दिखने को मिल जाते हैं कि प्रूव √2 इज इरेशनल, प्रूव √3 इज इरेशनल, प्रूव √5 इज इरेशनल। इस टाइप के नंबर क्वेश्चंस आपको हर बार देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला है आपके उसमें, है ना, यूक्लिड का, जहाँ पे HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। एक वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, HCF × LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक, उसके बाद डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर, यानी कि रैशनल नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, जहाँ पे आपने नंबर इस टाइप के देखे होंगे 9.99 बार, ये एक रैशनल नंबर है ना, क्योंकि रिपीटिंग है। तो यहाँ पे क्या है इसका डेसिमल रैशनल नंबर रिप्रेजेंटेशन डेसिमल नंबर्स का ऐसा। ठीक, और टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, ये बताया था आपको, रैशनल और इरेशनल में यही डिफरेंस होता है। अगर टर्मिनेटिंग हो जाए तो रैशनल, और टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग हो जाए तो फिर क्या हो जाता है वो रैशनल। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग कैसे हो जाते हैं, इररेशनल नंबर। तो कुल मिला के फर्स्ट चैप्टर में आपको लगभग सारी चीज़ें ही पढ़नी है। ठीक, जो है स्टार्टिंग का यूक्लिड वो आप छोड़ सकते हैं, जहाँ पे आपको बताया जाता है कि किसी नंबर को उसके कोशेंट के प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर के फॉर्म में लिखा जाता है। उस टाइप के क्वेश्चंस अगर आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। बाकी उसके अलावा फर्स्ट चैप्टर ऐसा कुछ बड़ा भी नहीं है। ये 8 लेक्चर्स बोले हैं, अगर 8 लेक्चर्स ना भी आप अगर घर में भी बैठे हैं तो 1-1.5 घंटे के अगर आप सेटिंग देंगे तो ये चैप्टर आराम से हो जाने वाला है। और 6 नंबर इसमें से कहीं नहीं जाते, ये आपके लिखे लिखाई 6 नंबर हैं।
ठीक, बात आते हैं अब अलजेब्रा पे। अलजेब्रा के अंदर मैंने जैसे आपको बताया आपके 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल यानी कि सेकंड चैप्टर। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालते हैं, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि जो आपने पढ़ा था ऐसा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए सम ऑफ रूट्स, है ना, अल्फा बीटा यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाय ए। ठीक, ऐसा ही एक आपने केस 3 रूट्स के बारे में पढ़ा था, यानी क्यूबिक इक्वेशंस के बारे में भी पढ़ा था, जहां अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, है ना, इस टाइप की इक्वेशन आती है। तो वो चीज़ भी क्या है, इंपॉर्टेंट है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये भी माइनस बी बाई ए, ठीक है, फिर सी बाई ए, फिर डी बाई ए, इस टाइप की चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है आपके इसमें। पॉलिनोमियल में 2 ही एक्सरसाइज हैं, ज़्यादा कोई वह नहीं है। वेटेज भी देखें तो इसका अच्छा खासा है, अलजेब्रा का टोटल वेटेज कितना है, 20 मार्क्स का। ठीक, तो पहला चैप्टर पॉलिनोमियल के बारे में आपको मैंने बता दिया। फिर लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन क्या बोले है, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना, है ना, मेथड सीखे थे हमने कुछ उसमें, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद उसकी कंसिस्टेंसी और इनकंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी क्या थी, जहां सॉल्यूशन आता था, इनकंसिस्टेंसी जहां नहीं आता था सॉल्यूशन, है ना, पैरेलल लाइंस का केस इनकंसिस्टेंट होता है। एल्जेब्रिक कंडीशंस, यानी कि जो आपने पढ़ा था a1 by b1 इज इक्वल टू a2 by b2, वो कंडीशंस थी सॉल्यूशंस के लिए। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल एल्जेब्रिक बाय सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, सिंपल सब्स्टिट्यूशन प्रॉब्लम, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन, यानी कि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है वो आपका हटा चुके हैं ये, है ना। और ये इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन कौन सी थी, जो आपने लास्ट एक्सरसाइज में की थी, जहां हम 1/x को कुछ सब्स्टिट्यूट करते थे और 1/y को कुछ और सब्स्टिट्यूट करते थे। ठीक है, वो वाली केस है ये, यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसमें से हट चुका है। ठीक, बाकी ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन है, एलिमिनेशन है, और उनके वर्ड प्रॉब्लम्स है ना, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम, यानी कि वर्ड प्रॉब्लम्स की बात कर रहा है ना। इतने टफ लेवल के नहीं आएंगे जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इस साल क्या है, स्कूल तो लगभग सारे ही बंद रहे थे। ठीक, तो ये भी सेकंड चैप्टर उसी 20 मार्क्स में से वेटेज है, पॉलिनोमियल दूसरा चैप्टर हो गया, यानी कि आपके बुक के अकॉर्डिंग तीसरा चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। चौथा चैप्टर है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कुछ नहीं है, एक बस क्वाड्रेटिक फार्मूले के अलावा। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको पता है, ये होती है। सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ओनली जब रियल रूट होंगे। रियल रूट कब होते हैं, जब डी या तो ग्रेटर देन 0 होता है या डी क्या होता है, इक्वल टू 0। बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन को आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग के नाम से भी जानते हैं, तो वही फैक्टराइजेशन है। एंड बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्वाड्रेटिक फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां आपने पढ़ा था -b प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ये है हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला। रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट यही हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाते थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, यहाँ पे आ जाते थे रियल एंड इक्वल रूट्स, और जब d लेस देन 0, d नेगेटिव आना शुरू हो जाता था तो क्या बोलते थे उसको, इमेजिनरी रूट्स, वो इमेजिनरी रूट्स का केस बन जाता था। चौथा चैप्टर आपका अलजेब्रा के अंदर वो है एपी। एपी में देखना, एपी में कुछ नहीं है, 2 फार्मूले हैं केवल, क्या, nth टर्म का फार्मूला और सम ऑफ n टर्म्स का फार्मूला, बस केवल इन 2 फार्मूले के बेस पे आप क्वेश्चंस अगर करते हैं, फिर भी आपके पेपर में इससे बाहर से कुछ नहीं आएगा। जो आपके लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हैं, जहाँ पे एक इस टाइप के क्वेश्चन है कि लॉग ऑफ ट्रीज को नीचे 20 है, फिर 19, फिर 18, इस टाइप के टफ क्वेश्चंस नहीं आएंगे, ये सीबीएसई ने बताया है। क्या आएंगे, सिंपल nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स के ऊपर बेस्ड फार्मूले आएंगे। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन सिंपली किए हुए हैं कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 100 मल्टीपल्स ऑफ 2, इस टाइप के क्वेश्चंस, वो आने की संभावना ज़्यादा है यहाँ पे। टोटल मिला के अलजेब्रा कंप्लीट हुआ। अलजेब्रा का वेटेज कितना था मेरा, 20 मार्क्स का। उसके बाद आ जाते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या है, लाइंस इन 2 डायमेंशन। यहाँ पे आपको पढ़ना क्या है, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला जो है वो सिलेबस में नहीं है, एरिया ऑफ ट्राइंगल अब सिलेबस में नहीं रहा, केवल डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला से ही क्या निकलता था हमारा, मिड पॉइंट फार्मूला, वो भी आप पढ़ लेंगे साथ में ही। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो कुल मिला के है ही कितने, 2 एक्सरसाइज है, तीसरी एक्सरसाइज हटा दी है एरिया ऑफ ट्राइंगल की, तो बचा कुचा सिलेबस क्या है, बहुत ही कम का है। 10 लेक्चर तो ज़्यादा कह रहे हैं, अगर आप ढंग से बैठे तो 3 से 4 घंटे की सीटिंग में इसके आप रिफ्रेशर के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। एनसीईआरटी तो आपने लगभग कर ही ली होगी जहाँ तक मेरा ख्याल है। ठीक है, ये था हमारा क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, है ना। इसका वेटेज कितना था मेरा, 6 मार्क्स का वेटेज था। फिर आ जाते हैं ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री के अंदर आपके चैप्टर है ट्राइंगल, है ना, सबसे बड़ा चैप्टर है आपकी बुक का। तो यहाँ पे देखिए, पिछले साल तक हमारे पे 4 से 5 प्रूफ होते थे, जिनको हमें याद करके जाना होता था और पेपर में आने की संभावना थी। तो इस बार क्या है, प्रूफ इन्होंने केवल 2 दिए हुए हैं। एक पहला प्रूफ क्या है, इफ अ लाइन ड्रॉन इज पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल एंड इंटरसेक्ट अदर 2 साइड एट डिस्टिंक्ट पॉइंट, देन द अदर 2 साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। जो रेशियो वाला है, एक तो है ना
ये बीपीटी थ्योरम है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या है, इस बार प्रूफ में है। उसके अलावा बाकी सब के प्रूफ हटा चुके हैं, केवल जो आपका वो था पाइथागोरस थ्योरम उसका छोड़ के, यानी कि जो लास्ट में लिखा है प्रूफ, और दूसरा कौन सा पढ़ना है आपको यहाँ पे, एक तो होगा बीपीटी का प्रूफ और दूसरा क्या है, इन राइट ट्रायंगल द स्क्वायर ऑन द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, यानी कि ये क्या है मेरी पाइथागोरस थ्योरम। दो ही थ्योरमों के प्रूफ है यहाँ पे, दो थ्योरमों के प्रूफ से आप क्या कर देंगे, प्रूफ करना बंद। उसके बाद क्या है, बाकी जितने क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। स्क्वायर साइड के स्क्वायर वाली थी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी थी, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम थी, इन सब के बेस पे आप क्वेश्चंस करेंगे, प्रूफ केवल दो ही के करेंगे आप, ठीक है। तो ये था मेरा ज्योमेट्री, इसका लगभग कितना वेटेज था मेरे पे 15 मार्क्स का, ठीक। ज्योमेट्री के अंदर दूसरा पार्ट क्या आ जाता है आपका, सर्कल्स। ट्राइंगल्स और सर्कल्स दोनों मिला के कितने का है, 15 मार्क्स का, ठीक है। पहली तो थ्योरम थी क्या, टेंजेंट एट अ पॉइंट, टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द, है ना, ऐसा वाला डायग्राम था, यहाँ पे ये पॉइंट परपेंडिकुलर प्रूफ करना होता था। पहला प्रूफ ये है। दूसरा प्रूफ, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट ऑन अ सर्कल आर इक्वल, ठीक। ये और कंस्ट्रक्शन में जहां तक है एक क्वेश्चन बन जाता है, तो कंस्ट्रक्शन प्लस ट्राइंगल्स प्लस सर्कल्स, ये सारा का सारा मिला के आपका 15 मार्क्स का है। कंस्ट्रक्शन में देखना, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल हटा दिया इन्होंने, जो सिमिलर ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन था वो हटा चुका है। केवल क्या है, किसी लाइन को इंटरनली डिवाइड करने का, और दूसरा क्या है, टेंजेंट फ्रॉम सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड, किसी बाहर के पॉइंट से सर्कल के ऊपर टेंजेंट बनाने का। ये है दो टॉपिक केवल कंस्ट्रक्शन में, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, ट्राइंगल्स, सर्कल्स और कंस्ट्रक्शन, ये आ गया हमारे ज्योमेट्री के अंदर। फिर बात आते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में बताया था मैंने आपको, दो चैप्टर हैं, यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने की, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हो गया। एप्लीकेशन यानी हाइट एंड डिस्टेंस जो है, यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आने की आपकी संभावना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बताया मैंने, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एक्यूट एंगल, है ना, जो 0, 30, 45, 60, 90 पे आपने वैल्यूज चेक की थी, है ना, उनकी ही वैल्यूज क्या है, याद कर लेनी है, ठीक है। और रिलेशनशिप बिटवीन द रेशियोज, रेशियोज के बीच का रिलेशनशिप, ठीक है। 3 फॉर्मूले पढ़े थे आपने, है ना, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, और कोसेकेंड स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर। ये फॉर्मूले पढ़े थे जो आपने, ये सारे के सारे क्या हैं, याद कर लेने हैं, है ना। ट्रिग्नोमेट्री बच्चों को टफ लगती है, मैंने एक वीडियो दिया भी है आपको ट्रिग्नोमेट्री पे, अगर आप उसको देख लें तो कंसेप्ट काफ़ी ईजी लगने लगते हैं आपको, ठीक। ट्रिग्नोमेट्री हो गई यहाँ से। ट्रिग्नोमेट्री का वेटेज कितने का था हमारा, 12 मार्क्स का, जहाँ मैंने बताया था कि 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आइडेंटिटी, 6 मार्क्स के क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस है, और 6 मार्क्स के क्वेश्चन बाकी बचे हुए ट्रिग्नोमेट्री से आने की संभावना है आपकी, ठीक। ये हो गया हमारा हाइट एंड डिस्टेंस, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन तो बहुत ही ईजी होते हैं एक हिसाब से, ऐसा कह लीजिए, है ना, क्योंकि गिने चुने एंगल पे दिए होते हैं 30, 45, 60, ना 90 आता है ना 0 आता है, तो इन्हीं पे है, और 10 की वैल्यू सबसे ज़्यादा यूज़ होती है उसमें, ये भी आपको मालूम है, ठीक। तो हाइट एंड डिस्टेंस में 6 मार्क्स का क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं कहलाती है, ठीक। फिर आ जाते हैं मेंसुरेशन पे, आपका सेकंड लास्ट जो यूनिट है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में 2 चैप्टर है, बताया था मैंने आपको, एक तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल और एक सरफेस एरिया वॉल्यूम। एरिया रिलेटेड टू सर्कल में एरिया ऑफ सेक्टर और सेगमेंट, ये आपने पढ़ रखा है, ठीक है। पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस, ये सब आपने पढ़ रखा है सर्कल्स का, छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक। प्रॉब्लम शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल ऑफ 60 एंड 90। देखो यहाँ तक बता दिया है सीबीएसई ने कि सेंट्रल एंगल 60 और 90 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। इससे आसान क्या बताएगा, और बताओ, जब 90 हो जाता है एंगल, पता है हमें सेक्टर को हम क्या बोलने लगते हैं, क्वाड्रेंट, ठीक। और सिंपल एप्लीकेशन है एरिया रिलेटेड टू सर्कल में, 2 ही केवल एक्सरसाइज है, ठीक है। जो मेन एक्सरसाइज है वो कौन सी है, जो आपके जो सर्कल्स, जो ऐसा कुछ दिखता है आपको जहाँ पे क्या निकालना होता है आपको, कॉमन एरिया, इस टाइप का निकालना होता है, वो वाला क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक। फिर आ जाता है अपना सरफेस एरिया वॉल्यूम। सरफेस एरिया वॉल्यूम में देखो सिंपल शेप्स आपको पता है, कॉम्बिनेशंस बनाते थे हम, है ना, जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन है आपके, नीचे हेमिस्फेयर है, ऊपर क्या है, कोन, इस टाइप के क्वेश्चन होते थे, ठीक है। राइट सर्कुलर सिलेंडर पे होते थे, प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग मेटेलिक सोल्डर, है ना, ये भी आपको पता है, जब भी कोई मेटेलिक सॉलिड को आप पिघलाते हैं तो उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, उस टाइप के क्वेश्चंस, ठीक। ये सारे क्वेश्चंस क्या हैं आपके, इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये हो गया सरफेस एरिया वॉल्यूम यानी कि मेंसुरेशन। आखिर में आ जाते हैं स्टैट्स और प्रोबेबिलिटी पे। स्टैट्स में देखिए 3 चीज़ें हैं, मीन, मीडियन, मोड, ग्रुप डेटा का, ठीक है। ये तीनों के एक एक फॉर्मूले हैं, वो तो याद करने ही पड़ेंगे, क्वेश्चंस आप लोगों ने किए होंगे इसमें। फिर बात आखिर में आ जाती है किसकी, प्रोबेबिलिटी की। प्रोबेबिलिटी तो देखिए सबसे आसान चैप्टरों में से एक है मैथमेटिक्स के अंदर, चाहे आप 9, 10th, 11th, 12th कहीं का भी देख लीजिए,
प्रोबेबिलिटी क्या है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसमें लगभग हर बच्चा अपने क्वेश्चन सही करके आता है और मार्क्स स्कोर करता है। तो ये था मोटा मोटा सिलेबस आपका क्लास 10th का। ठीक, लगभग ऐसा कह लीजिए कि 80% सिलेबस अभी भी वही है, कुछ ज़्यादा हटाया नहीं है सीबीएसई ने, है ना। बट ये मेरा मानना है या फिर ये मेरी प्रेडिक्शन है कि पेपर जो है बाकी सालों से थोड़ा सा कम लेवल का रहने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे हैं ना असुविधाओं के कारण पढ़ने में सक्षम नहीं है इस टाइम पे। ठीक, तो इसलिए पेपर उस लेवल का ना दिया जाए, कोशिश रहेगी सीबीएसई की कि पेपर को दिला के बच्चों को 11th क्लास में प्रमोट किया जाए। ठीक, तो फिलहाल के लिए इतना ही बच्चों। ठीक है, ये आपका मोटा मोटा सिलेबस था। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, ठीक है, तो हमारी फ्रंट साइड स्लाइड पे हमारा नंबर और ईमेल आईडी दे रखी है, आप वहाँ से क्वेरी पूछ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।